पहले विश्व युद्ध के पहले फिलिस्तीन अलग अलग संस्कृति और धर्मों वाला क्षेत्र था। यहाँ की गलियों में विभिन्न भाषाएं गूंजती थीं और हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती थी। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी साथ साथ रहते थे। सदियों से उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनके त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं एक दूसरे के साथ साझा होती थीं और वे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। ये जगह तीनों धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और यरूशलेम इसका धार्मिक केंद्र था। यहाँ के धार्मिक स्थलों में एक अद्भुत शांति और पवित्रता का अनुभव होता था, जो हर आगंतुक को अपनी ओर आकर्षित करता था। हालांकि मनमुटाव तो थे ही, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलती थी। बाजारों में लोग एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते थे और चाय की दुकानों पर बैठकर गपशप करते थे। सदियों तक फिलिस्तीन पर राज करने वाले तुर्क साम्राज्य ने अपनी अलग अलग आबादी के बीच शांति बनाए रखी। तुर्कों की प्रशासनिक व्यवस्था ने विभिन्न समुदायों को एक साथ रहने का अवसर दिया। तुर्कों की मिल्लत व्यवस्था ने धार्मिक समुदायों को अपने आंतरिक मामलों को संभालने की थोड़ी बहुत आज़ादी दे रखी थी। इस व्यवस्था ने धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया और समुदायों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा दिया। इस प्रशासनिक ढांचे ने अलग लेकिन बराबरी के साथ रहने की भावना को बढ़ावा दिया। धार्मिक नेता एक दूसरे से मिलते थे और सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा करते थे, जिससे एकता और सहयोग की भावना मजबूत होती थी। पहले विश्व युद्ध से पहले फिलिस्तीन में जिंदगी बिना चुनौतियों की नहीं थी, लेकिन ये क्षेत्र उन बड़े पैमाने पर होने वाले संघर्षों से बचा रहा, जिन्होंने 20वीं सदी पर अपनी छाप छोड़ी। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। पहले विश्व युद्ध ने इस नाजुक संतुलन को तोड़ दिया और ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिन्होंने फिलिस्तीन और उसके लोगों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध के कारण यहाँ की शांति और स्थिरता बिखर गई और लोग अपने घरों से बेघर हो गए। इस युद्ध के कारण तुर्क साम्राज्य का पतन हो गया और इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए नई शक्तियों के लिए रास्ते खुल गए। इन शक्तियों ने अपने अपने हितों के लिए फिलिस्तीन की राजनीति और समाज को प्रभावित किया। इन शक्तियों में ग्रेट ब्रिटेन भी था, जिसके युद्ध के समय दिए गए वादों का फिलिस्तीन के भविष्य पर दूरगामी परिणाम होने वाले थे। ब्रिटिश शासन ने यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को बदल दिया और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सदियों तक तुर्क साम्राज्य ने फिलिस्तीन पर एक स्थिर और अपेक्षाकृत सहिष्णु शासन प्रदान किया। तुर्क, जो स्वयं मुस्लिम थे, ने अपने राज्य के भीतर ईसाई और यहूदी धर्म को जारी रखने की अनुमति दी। धार्मिक सहिष्णुता की इस नीति ने फिलिस्तीन में एक विविध और जीवंत समाज को जन्म दिया। तुर्कों ने मिल्लत की एक प्रणाली लागू की, जिससे धार्मिक समुदायों को अपने मामलों को प्रबंधित करने में कुछ हद तक स्वायत्तता मिली। इस प्रणाली ने व्यापक तुर्क ढांचे के भीतर विभिन्न कानूनी और सामाजिक संरचनाओं के सह अस्तित्व की अनुमति दी। उदाहरण के लिए, फिलिस्तीन में यहूदी समुदायों को उनके अपने रब्बीनिकल न्यायालयों द्वारा शासित किया जाता था। मिल्लत प्रणाली अपनी खामियों के बावजूद कुछ हद तक स्वशासन और सांस्कृतिक संरक्षण की अनुमति देती थी। इस प्रणाली ने सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया, भले ही इसने विभिन्न धार्मिक समुदायों की अलग अलग पहचान को स्वीकार किया हो। तुर्क शासन के तहत जीवन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था, क्योंकि आर्थिक तंगी और कभी-कभी हिंसा भड़कना असामान्य नहीं था। हालांकि तुर्क काल ने फिलिस्तीन में सापेक्ष शांति और स्थिरता का एक लंबा युग प्रदान किया, जो 20वीं सदी के मोड़ पर मौजूद विविध समाज के लिए आधारशिला रखता था। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया, यह स्पष्ट हो गया कि यह संघर्ष केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। युद्ध की लपटें जल्द ही मध्य पूर्व तक फैल गईं, जहां तुर्क साम्राज्य का भाग्य अधर में लटक गया। तुर्क साम्राज्य, जो सदियों से एक विशाल क्षेत्र पर शासन कर रहा था, अब अपने अंतिम चरण में था। इसके पतन ने क्षेत्र में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे भरने के लिए कई शक्तियां तैयार थीं। ग्रेट ब्रिटेन, जो पहले से ही यूरोप में युद्ध लड़ रहा था, ने महसूस किया कि मध्य पूर्व में रणनीतिक गठबंधनों की आवश्यकता है। इसने विभिन्न समूहों से वादे किए जो परस्पर विरोधी हितों वाले थे। ब्रिटिश सरकार ने अरब नेताओं से वादा किया कि अगर वे तुर्क साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो उन्हें युद्ध के बाद एक स्वतंत्र अरब राज्य मिलेगा। इस वादे में फिलिस्तीन भी शामिल था,
जो उस समय तुर्क साम्राज्य का हिस्सा था। तुर्क साम्राज्य के खिलाफ अरब समर्थन हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र अरब राज्य के निर्माण का समर्थन करने का वादा किया, जिसमें फिलिस्तीन भी शामिल था। इस वादे ने अरब नेताओं को ब्रिटिश पक्ष में लड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ये वादे जल्द ही ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई एक और प्रतिबद्धता से टकरा गए। यह प्रतिबद्धता यहूदी समुदाय के प्रति थी, जो अपने ऐतिहासिक मातृभूमि में एक राष्ट्रीय घर की स्थापना की मांग कर रहे थे। 1917 में ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर ने एक प्रमुख यहूदी नेता लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को एक पत्र जारी किया। यह पत्र, जिसे बाल्फोर घोषणा के रूप में जाना जाने लगा, ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार के समर्थन को व्यक्त किया। बाल्फोर घोषणा, जबकि अस्पष्ट रूप से लिखी गई थी, कई लोगों द्वारा फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य के वादे के रूप में देखी गई थी। इसने यहूदी समुदाय में एक नई उम्मीद जगाई और उन्हें अपने ऐतिहासिक मातृभूमि में लौटने के लिए प्रेरित किया। इस घोषणा ने यहूदी समुदाय के बीच एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। वे अपने पूर्वजों की भूमि में लौटने और वहां एक नया जीवन शुरू करने के लिए उत्सुक थे। ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार के समर्थन को व्यक्त किया। यह घोषणा यहूदी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बाल्फोर घोषणा, जबकि अस्पष्ट रूप से लिखी गई थी, कई लोगों द्वारा फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य के वादे के रूप में देखी गई थी। इसने यहूदी समुदाय में एक नई उम्मीद जगाई और उन्हें अपने ऐतिहासिक मातृभूमि में लौटने के लिए प्रेरित किया। कई लोगों द्वारा फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य के वादे के रूप में देखी गई थी। इसने यहूदी समुदाय में एक नई उम्मीद जगाई और उन्हें अपने ऐतिहासिक मातृभूमि में लौटने के लिए प्रेरित किया। फिलिस्तीन के अरब निवासियों से सलाह मशविरा किए बिना की गई इस घोषणा ने यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। अरब समुदाय ने इसे अपने अधिकारों और भूमि के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए परस्पर विरोधी वादों ने फिलिस्तीन में कलह के बीज बोए। इन वादों ने क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावनाओं को कमजोर कर दिया। बाल्फोर घोषणा ने विशेष रूप से एक यहूदी राज्य के लिए यहूदी आकांक्षाओं को हवा दी, साथ ही साथ अरब आबादी के बीच खतरे की घंटी बजा दी, जिन्हें अपनी मातृभूमि से विस्थापित होने का डर था। साथ ही साथ अरब आबादी के बीच खतरे की घंटी बजा दी, जिन्हें अपनी मातृभूमि से विस्थापित होने का डर था। इसने क्षेत्र में एक नए संघर्ष की नींव रखी, जो आने वाले दशकों तक जारी रहेगा, जिन्हें अपनी मातृभूमि से विस्थापित होने का डर था। इसने क्षेत्र में एक नए संघर्ष की नींव रखी, जो आने वाले दशकों तक जारी रहेगा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए गए वादों और बाल्फोर घोषणा ने मध्य पूर्व में एक जटिल और विवादास्पद इतिहास की शुरुआत की। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्क साम्राज्य की हार के बाद ग्रेट ब्रिटेन को लीग ऑफ नेशंस द्वारा फिलिस्तीन पर एक जनादेश दिया गया था। इस जनादेश का उद्देश्य फिलिस्तीन को स्वतंत्रता की ओर ले जाना था, लेकिन यह कार्य शुरू से ही अंतर्विरोधों से भरा हुआ था। ब्रिटिश प्रशासन को अरब और यहूदी दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाना था, जो अपने अपने भविष्य के लिए अलग अलग आकांक्षाएं रखते थे। फिलिस्तीन को स्वतंत्रता की ओर ले जाने का काम सौंपा गया। यह जनादेश शुरू से ही अंतर्विरोधों से भरा था। ब्रिटिश अधिकारियों को एक तरफ अरबों की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं और दूसरी तरफ यहूदियों की मातृभूमि की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना था। यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि दोनों समुदायों की मांगें अक्सर एक दूसरे के विपरीत होती थीं। ब्रिटिश प्रशासन ने खुद को अरब और यहूदी दोनों समुदायों से अपने परस्पर विरोधी वादों के बीच फंसा हुआ पाया। अरब नेता फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जबकि यहूदी नेता एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना के लिए जोर दे रहे थे। ब्रिटिश अधिकारियों को इन दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। एक यहूदी मातृभूमि के लिए जयोनी आंदोलन की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ब्रिटिश जनादेश के तहत फिलिस्तीन में यहूदी आव्रजन में लगातार वृद्धि हुई। 1920 के दशक में यहूदी आव्रजन की लहरें फिलिस्तीन में पहुंची, जिससे यहूदी आबादी में तेजी से वृद्धि हुई। जायोनी आंदोलन ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे यहूदी समुदाय की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि यहूदी अप्रवासियों की इस आमद ने अरब आबादी के साथ तनाव बढ़ा दिया, जिन्होंने अपने जीवन के तरीके को खतरा महसूस किया।
अरब समुदायों ने यहूदी आव्रजन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना और उनके बीच असंतोष बढ़ने लगा। यहूदी और अरब समुदायों के बीच बढ़ते तनाव ने फिलिस्तीन में एक अस्थिर स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि यहूदी और अरब समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। 1920 के दशक में यहूदी और अरब समूहों के बीच कई बार झड़पें हुईं, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को शांति बनाए रखने में कठिनाई हुई। ब्रिटिश सैनिकों को अक्सर इन झड़पों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता था। धार्मिक स्थलों तक पहुंच के विवादों से शुरू हुए जेरूसलम में 1929 के दंगों ने बढ़ते तनाव को उजागर किया। 1929 के जेरूसलम दंगों ने यहूदी और अरब समुदायों के बीच गहरे विभाजन को उजागर किया। धार्मिक स्थलों तक पहुंच के विवादों ने इन दंगों को और भड़का दिया, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव और बढ़ गया। यहूदी आव्रजन और ब्रिटिश शासन का अरब विरोध बढ़ता गया, जिसकी परिणति 1936 से 1939 के अरब विद्रोह में हुई। 1936 में अरब समुदाय ने यहूदी आव्रजन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। यह विरोध प्रदर्शन जल्द ही एक विद्रोह में बदल गया, जिसे अरब विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक दबाए गए इस विद्रोह ने अरब आक्रोश की गहराई और ब्रिटिश जनादेश की अव्यावहारिकता को प्रदर्शित किया। ब्रिटिश सैनिकों ने इस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया, लेकिन इसने अरब समुदाय के आक्रोश को और बढ़ा दिया। इस विद्रोह ने यह भी दिखाया कि ब्रिटिश जनादेश फिलिस्तीन में शांति और स्थिरता लाने में असफल हो रहा था। ब्रिटिश जनादेश की अवधि में हिंसा और अविश्वास के एक दुखद चक्र का अनुभव हुआ, क्योंकि अरबों और यहूदियों की परस्पर विरोधी आकांक्षाओं ने ब्रिटिश वादों से प्रेरित होकर एक अस्थिर स्थिति पैदा कर दी। 1930 के दशक में यहूदी और अरब समुदायों के बीच हिंसा और अविश्वास का चक्र जारी रहा। ब्रिटिश अधिकारियों के वादों ने इन दोनों समुदायों की परस्पर विरोधी आकांक्षाओं को और बढ़ावा दिया, जिससे फिलिस्तीन में स्थिति और अस्थिर हो गई। फिलिस्तीनी प्रश्न का स्थायी समाधान खोजने में अंग्रेजों की विफलता ने कटुता और संघर्ष की विरासत छोड़ी। 1940 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने फिलिस्तीन छोड़ दिया, लेकिन उनकी विफलता ने एक कटु और संघर्षपूर्ण विरासत छोड़ी। फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन के अंत ने एक स्थायी समाधान की आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया, लेकिन यह समाधान अभी भी दूर था।